चलिए भैया, हमने कल के क्लास में ये पढ़ा था कि जो डायनोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसमें दो कॉइल है, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। उनकी पूरी संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं कि डायनमोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क का इक्वेशन होगा वो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग होगी आज की टॉर्क इक्वेशन फॉर डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। हेडिंग लिख लीजिएगा, टॉर्क इक्वेशन फॉर डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। हेडिंग लिखे होंगे टॉर्क इक्वेशन फॉर डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब जैसा आपको पता होगा कि जो डायनमोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसमें करंट कॉइल होती है और प्रेशर कॉइल होती है। और मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि उसी करंट कॉइल को हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में तोड़ते हैं, दो भागों में उस करंट कॉइल को तोड़ देते हैं और जो भी इसके बीच वाला पॉइंट है उसी पॉइंट से हम प्रेशर कॉइल को कनेक्ट करते हैं। अब चूँकि इस करंट कॉइल को हम कहते हैं फिक्स्ड कॉइल, तो ये हमारी हो गई फिक्स्ड कॉइल, और जो प्रेशर कॉइल है इसको हम मूविंग कॉइल कहते हैं। तो इसी मूविंग कॉइल से हम अपना पॉइंटर कनेक्ट करेंगे। ये हमारा इससे पॉइंटर कनेक्ट हो गया है और ये इसकी स्केल हो गई। तो ये इसकी एक बेसिक संरचना है किसकी, डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, अगर इसी फिगर को, इसी डायग्राम को हम बनाना चाहें तो देखिएगा, ये हो गया, ये डायनमोमीटर टाइप की ये फिक्स्ड कॉइल है या ये करंट कॉइल है, और जस्ट इसी के बगल में एक और कॉइल रखी गई है जो हमारे लिए प्रेशर कॉइल होगी या जो हमारे लिए मूविंग कॉइल होगी। अब यहाँ से चूँकि हम सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करते हैं तो जो यहाँ करंट जाएगी, फिक्स्ड कॉइल करंट, उसको हमने नाम दे दिया कि ये करंट IF है, और जो मूविंग कॉइल में करंट बह रही होगी उस करंट को हमने नाम दे दिया कि ये IM करंट है। अब चूँकि पता है कि दो कॉइल हैं और दोनों में करंट का प्रवाह हो रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी और इस करंट के वजह से इस मूविंग कॉइल में कुछ एनर्जी स्टोर होगी। तो कहते हैं कि आपको पता होगा कि चूँकि अगर एक कॉइल में और उसकी करंट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। जो यहाँ EMF उत्पन्न होगा उसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। चूँकि यह इंडक्टर का फॉर्म है, चूँकि ये इंडक्टेंस है, आपको पता होगा कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका मान होता है L बराबर, चाहे जो एनर्जी होती है उसका नाम है हाफ LI का स्क्वायर। ये आपने BW पढ़ा होगा कि एक कॉइल में खुद में जो एनर्जी इंड्यूस होती है उसको हम कहते हैं E बराबर हाफ LI स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम लिख देते हैं कि जो यहाँ एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ LI स्क्वायर। ये तो एनर्जी होती है, लेकिन चूंकि करंट यहाँ कौन सी फ्लो हो रही है, IF, तो यहाँ करंट का स्क्वायर। इसको कह देते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 होगा। वैसे ही ये भी एक कॉइल है, तो यहाँ भी खुद में एक एनर्जी स्टोर होगी और उस एनर्जी को हम कह देते हैं कि E बराबर, जैसे यहाँ पर होगा, यहाँ हो जाएगा हाफ LI स्क्वायर। लेकिन यहाँ करंट कौन सी है, IM, यानी मूविंग कॉइल करंट, यहाँ हो जाएगा IM। और चूंकि दोनों कॉइल एक दूसरे के पास रखी हैं तो इन दोनों कॉइल के बीच में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो हो जाएगा यम। अन्योन्य प्रेरक कार्य भी क्या होगा, कुछ एनर्जी बनेगी। तो अन्योन्य प्रेरक कार्य एनर्जी बनती कितनी है, तो देखो जो इन कॉइल के बीच में तीसरी जो एनर्जी बनेगी वो कौन सी एनर्जी होगी, तो देखो वो हो जाएगी इन दोनों कॉइल की करंट का गुणनफल और बीच का इनका जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है
इन तीनों के गुणनफल के फलस्वरूप जो भी एनर्जी बनेगी वो कहाँ की एनर्जी होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एनर्जी होगी। तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि फिक्स्ड कॉइल में बहने वाली करंट यानी करंट कॉइल में बहने वाली करंट इनटू मूविंग कॉइल में बहने वाली करंट IM और इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का एनर्जी। तो यहाँ हो जाएगा EF, यानी फिक्स्ड कॉइल में कितनी एनर्जी बनी, दूसरी मूविंग कॉइल में कितनी एनर्जी बनी, और तीसरा ये है, इसको कैपिटल M से दिखा देते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण कितनी एनर्जी बनी है इस कॉइल में, इन तीन दोनों में, यानी एक करंट कॉइल में, एक मूविंग कॉइल में खुद के कारण, और एक दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण कितनी एनर्जी बनी है। ये तीन एनर्जी हो गई, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी कितनी बनी, तो उस टोटल एनर्जी का मान हो जाएगा टोटल E कितने के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी होगी वो हो जाएगी EF प्लस EM और प्लस EM, यानी टोटल कितनी एनर्जी बनी है यहाँ पे। तो आपने देखा कि एक एनर्जी कितनी स्टोर हुई है फिक्स्ड कॉइल में, दूसरी एनर्जी स्टोर हुई है मूविंग कॉइल में, और दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी एक एनर्जी स्टोर होगी। तो यही तीनों एनर्जी जो होगी वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी। यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहा होगा। तो अगर सबका मान लिख लें तो E बराबर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से अगर सबका मान लिखे तो हो जाएगा हाफ L। और चूँकि ये फिक्स्ड कॉइल का बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इंडक्टेंस को LF। चूँकि ये मूविंग कॉइल में एनर्जी स्टोर है तो यहाँ लिख दे रहे हैं LM, और चूँकि ये तो फिक्स्ड है तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसका हो जाएगा LF इंटू IF का होल स्क्वायर, प्लस मूविंग कॉइल में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो मूविंग कॉइल में एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ LM इंटू IM का स्क्वायर, और प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस का कितनी एनर्जी स्टोर है, तो यहाँ देखिएगा फिक्स्ड कॉइल की करंट मूविंग कॉइल की करंट इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वो हो जाएगा IF इंटू IM और इंटू M। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हो रहा हो तो इसको भी हम बना लेते हैं समीकरण नंबर, कोई नाम दे लीजिए, समीकरण नंबर 4। अब आगे चलते हैं। अब अगर हम करें ये, हमको ये पता है कि चूँकि जो इंडक्टेंस है यल, उस इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है N फाई अपान में I। ये पता होगा कि यल जो है वो N फाई अपान में I होता है। चूँकि एक बार हम जैसे हम फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल को जैसा हम मैन्युफैक्चर कर देंगे, बना देंगे, तो इसके हम किसी भी प्रकार के इसके जो भी टर्न लगाए गए हैं इन दोनों वाइंडिंग में उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट है कि यल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यन के। तो अगर इस फार्मूले को भी छोड़ दें तो इंडक्टेंस का एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ से भी देख लीजिए, और इंडक्टेंस का एक और फार्मूला है यल। अब यदि समीकरण नंबर 4 को ध्यान से देखें तो समीकरण नंबर 4 था क्या, समीकरण नंबर 4 में ये था कि जो टोटल एनर्जी E थी वो किसके बराबर थी, तो जितनी एनर्जी फिक्स्ड कॉइल में स्टोर होगी तो कितनी थी, हाफ LF इंटू IF का होल स्क्वायर, यानी फिक्स्ड कॉइल में कितनी एनर्जी स्टोर थी, प्लस मूविंग कॉइल में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो उसका मान था हाफ LM इंटू IM का स्क्वायर, और प्लस इन दोनों कॉइल के बीच में जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस था उसके कारण कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो उसका मान था IF इंटू IM इंटू M। यही था ना। अब आपको बात बता दें कि जो करंट कॉइल और फिक्स्ड कॉइल है वो दोनों कॉइल एक दूसरे से कुछ ना कुछ एंगल पर हम उसको रखते हैं, और वो एंगल हमने मान लिया है कि जो एंगल है यानी जो करंट कॉइल और फिक्स्ड कॉइल है वो एक दूसरे से थीटा डिग्री के एंगल पर रखी गई हैं। तो हम कह रहे हैं कि वही जो थीटा है उस थीटा के सापेक्ष जितनी ये एनर्जी है, इस एनर्जी का उस थीटा के सापेक्ष
एक बार अवकलन कर दीजिए तो हम कह रहे हैं कि इस एनर्जी का मान हो जाएगा थीटा के सापेक्ष डी ई अपान में डी थीटा। तो मान हो कितना जाएगा, जब इसका आप अवकलन करेंगे इसका मान हो जाएगा हाफ, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डी एल एफ अपान में डी थीटा और ये हो जाएगा आई एफ का स्क्वायर, प्लस वैसे ही अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ डी एल एम अपान में डी थीटा और ये हो जाएगा आई एम का स्क्वायर, प्लस इसका अगर अवकलन करेंगे तो आई एफ और आई एम क्या है, कांस्टेंट है, इनटू ये हो जाएगा डी एम अपान में डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, हमने केवल थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया है। अब आपको मैंने इसके जस्ट पीछे बताया था कि चूंकि एक बार जो हमने अगर करंट कॉइल और फिक्स्ड कॉइल बना दी है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न क्या है, कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, और जो इंडक्टेंस है यल वो किसके प्रोपोर्शनल था, वो प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ टर्न के। तो यदि नंबर ऑफ टर्न फिक्स था तो हमने कहा था कि इंडक्टेंस क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और अगर इंडक्टेंस भैया स्थिर है और किसी भी स्थिर का यानी किसी भी कांस्टेंट का अगर हम अवकलन करते हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि चूंकि यहाँ लिख देंगे कि चूंकि नंबर ऑफ टर्न यन जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, अतः डी एल एफ अपान जो डी थीटा होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 0, और जो डी एल एम अपान में डी थीटा होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉइल का जो इंडक्टेंस है और म्यूचुअल कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का जब हम अवकलन करते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 0। अच्छा, अगर यही मान ले जाके अगर यहाँ रख दें तो ये अगर ये 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यही पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हो क्या जाएगा, इसका मतलब कि जो डी ई अपान में जो डी थीटा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो केवल यही बचा होगा, तो वो लिख देंगे आई एफ इंटू आई एम इंटू डी थीटा, सॉरी डी एम अपान में डी थीटा। इतनी बातें समझ में आई होगी। हमने कुछ नहीं करा, हमने ये डी एल एफ अपान डी थीटा है इसका मान हमने शून्य क्यों किया, या डी एल एम अपान डी थीटा है इसका मान हमने शून्य क्यों किया, तो आप कहेंगे कि चूंकि नंबर ऑफ टर्न क्या है, फिक्स है, और फिक्स होगा तो इसका इंडक्टेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इंडक्टेंस जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न के समानुपाती है, यानी नंबर ऑफ टर्न पे वो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा, और किसी भी कांस्टेंट का हम अवकलन करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0। तो कहेंगे कि ये अगर ये 0 तो ये पूरी वैल्यू 0, वैसे ही ये पूरी वैल्यू 0, केवल ये मान बचा रहेगा, वही मान हमने यहाँ लिख दिया है। अब एंगल में कितना परिवर्तन होगा, तो चूंकि हमको पता है कि जो इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर को जो आगे ले जाएगा और पॉइंटर को जो आगे ले जाएगा तो वो कौन सा टॉर्क कहलाएगा, वो टॉर्क होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ होगा, वही जो होगा उसमें टॉर्क के रूप में स्टोर होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो डी ई अपान में डी थीटा होगा यही वो मान होगा जो उस पॉइंटर को आगे ले जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि वही मान होगा हमारे लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और वो टी डी किसके बराबर हो जाएगा, तो वो मान हो जाएगा आई एफ इंटू आई एम इंटू डी एम अपान में डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। हमने कहा कि जो भी एनर्जी में परिवर्तन हुआ होगा वही एनर्जी में परिवर्तन कार्य होगा, और चूंकि कार्य जो होगा वही जब फोर्स लगा होगा तभी वो कार्य हुआ होगा। तो कह रहे हैं कि जो टार्क होता है वो होता है F इंटू डी। तो जो एनर्जी होगी वही फोर्स लगी होगी, फोर्स लगने के कारण वो उस पॉइंटर को डी दूरी ले गया होगा, तब उसमें टॉर्क इसका मतलब लगा होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो डी ई अपान में डी थीटा है वही क्या होगा, उसमें टॉर्क का काम करेगा, तो वो हो जाएगा टॉर्क। और कौन सा टॉर्क हम मान निकालने वाले हैं, वही टॉर्क जो पॉइंटर को मूव कराएगा। तो हमने कह दिया कि वही मान जो होगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा टी डी, और वो किसके बराबर होगा, तो आई एफ इंटू आई एम इंटू डी एम अपान में डी थीटा के बराबर होगा। चूँकि
ये जो वैल्यू है डीएम अपान में डी थीटा, इसका मान क्या रहेगा, एक बार जैसी कंपनी ने बना के दे दिया, एक बार जैसा आपने जितने एंगल पे करंट कॉइल और फिक्स्ड कॉइल को फिक्स कर दिया, वो मान क्या रहेगा, वो तो हमेशा स्थिर रहेगा। यानी डीएम अपान में जो डी थीटा है वो क्या है, कांस्टेंट ही तो होगा। हमने यहाँ लिख दिया कि डीएम अपान में डी थीटा वो है क्या, कांस्टेंट। तो यहाँ से जो टी डी हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आई एफ इंटू आई एम के बराबर हो जाएगा। अब यदि मान लें कि जो आई एफ है, हम मान के चल रहे हैं कि जो आई एफ है वो किसके बराबर हो जाए, आई एम के। यदि आई एफ आई एम के बराबर हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और इसी को हम मान लें कि वो टोटल करंट है आई के। कैसे कि जो टोटल करंट आई चली होगी वही दो भागों में बटी होगी, एक करंट कॉइल में गई होगी और एक करंट गई होगी प्रेशर कॉइल में। तो टोटल करंट जो आई होगा वो हो जाएगा आई एफ प्लस आई एम के। तो हम कह रहे हैं कि चूंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, वो टोटल करंट आई के बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों करंट एक दूसरे के बराबर हैं और ये दोनों को हमने मान लिया है कि ये टोटल करंट आई के बराबर होगी, तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट होगा कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के स्क्वायर के। यानी डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो करंट के वर्ग के समानुपाती होगा। ये होता है टॉर्क का इक्वेशन। आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको तुरंत आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू।